हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के लिए जो आपका मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको, और साथ साथ में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको। इनमें हमने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि रहने वाला है मैल न्यूट्रिशन पे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। तो यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में केवल मैं लिख रहा हूँ ऐसा कोई ना सोचे। अब मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसे हम बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण, ठीक है। ये बाकायदा आप जब अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये टॉपिक लिखा हुआ मिल जाएगा। आज इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले कुपोषण को समझने की कोशिश करते हैं, कुपोषण होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे इनमें देखेंगे कि यहाँ पे सरकार किस तरह के कदम उठा रही है कुपोषण को लेकर, हमारी खुद की क्या जिम्मेदारी है कुपोषण को लेकर। इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा और इसके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कुपोषण की, तो बेसिक सा मतलब ये है कि जब आप कु का मतलब होता है बुरा, और पोषण का मतलब होता है जो भी हम खा रहे होते हैं उनसे हमें जो ज़रूरी तत्व हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर वो जरूरी तत्व नहीं मिल रहे हैं तो इसी कंडीशन को, इसी अवस्था को हम कुपोषण बोलते हैं। अब वो ज़रूरी तत्व का क्या मतलब है, तो आपको पता है जब हम भोजन करते हैं तो उन भोजन में बहुत से प्रमुख कह सकते हैं तत्व पाए जाते हैं, बहुत से चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम पोषण बोलते हैं। वो चीज़ें कैसी है, तो आपको पता है उनमें दो तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा फैट्स हो जाते हैं। ये तो हमारे प्रमुख आप कह सकते हैं कि पोषक तत्व हैं। इनके अलावा हम देखेंगे कि भोजन में ही हमें विटामिन भी मिलते हैं, यहीं पे हमें बहुत से मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें किसी को भोजन से पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं तो हम मानते हैं कि वो व्यक्ति का पोषण अच्छा है। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें उसे भोजन से नहीं मिल रही हैं तो उसे हम मानते हैं कि वो कुपोषण का शिकार है, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसे कुपोषण है। ठीक है। तो बेसिकली कुपोषण का सीधा सा मतलब ये है कि भोजन में हमें वो जरूरी तत्व या जरूरी जो कह सकते हैं प्रमुख चीज़ें हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो कुपोषण है, अगर मिल रही हैं तो पोषण है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम इस पूरे डिफिनीशन को समझते हैं तो ये कहता है ऐसी स्थिति जो अस्वस्थकर आहार खाने से, ठीक है, अस्वस्थकर आहार खाने से उत्पन्न होती है। तो ये बात हमें याद रखना है यहाँ पे। इसका अर्थ है शरीर को ठीक से काम करने और विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ऑब्वियस बात है, जब भी हम भोजन कर रहे हैं और अगर हमें आवश्यक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो ना हम काम कर पाएंगे ढंग से और ना ही हमारे शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि हो पाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। वही लिखा हुआ है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स ना बेसिकली है क्या, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लिखकर समझा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ना, तो इनको हम लोग बेसिकली हिंदी में बोलते हैं वृहद पोषक तत्व, और ये होते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, ये हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशन आते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम शर्करा बोलते हैं, जिन्हें हम शर्करा बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। इसके अलावा फैट्स यानी कि वसा और प्रोटीन। ये जो
तत्व हैं इनको हम बेसिकली पोषक तत्व बोलते हैं, वो भी कैसे, वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं विटामिन्स की एंड इसके साथ साथ मिनरल्स की। मिनरल्स का मतलब होता है जो तत्व जैसे आयरन है, लोहा है, आयोडीन है, सोडियम है, कुछ आयंस जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पोटेशियम है, पोटेशियम, ये जो तत्व हैं इनको ही हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन अगर आपके शरीर में है तो आप माने जाते हैं कि स्वस्थ हैं और पोषक तत्वों से भरे हुए हैं, यानी आपको अच्छा खासा पोषण मिल रहा है। लेकिन अगर यही तत्व आपके शरीर में कमी हो जाए, यानी रेगुलर डाइट में आपके ना तो आपको ढंग से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा हो, ना फैट्स मिल रहा हो, ना प्रोटीन मिल रहा हो, ना ही विटामिन मिल रहा हो, ना ही मिनरल्स मिल रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, ये अभी हमने तक केवल और केवल डेफिनेशन समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे यहाँ पे कुपोषण का वर्गीकरण क्या है। असल में कुपोषण में भी कुछ चीज़ें हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर कुपोषण होगा तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुपोषण की एक श्रेणी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं दुर्बलता। जाहिर सी बात है कि अगर किसी को पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी शरीर दुर्बल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं दुर्बलता यानी कि वेस्टिंग। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली कद के हिसाब से वज़न आपका ढंग से नहीं बढ़ेगा, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और इसी हम बोलते हैं दुर्बलता। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है हमारी पोषण के हिसाब से। दूसरी जो आएगी उसे हम बोलते हैं बौनापन यानी कि स्टंटिंग। ये जो स्टंटिंग है इसमें आपकी उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ पाती है, यानी कि आपकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी हाइट वही रह गई है। इसका मतलब है कि ये आप कहीं ना कहीं कुपोषण के आप कह सकते हैं कि शिकार में हो रहे हैं या हुए हैं। इसका जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है आपकी बौनापन यानी कि स्टंटिंग। ठीक है, ये सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम कुपोषण की बात करते हैं यही सारे वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि असल में बौनापन क्या होता है और दुर्बलता क्या होती है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे आया, दूसरा जो आया वो स्टंटिंग है और पहला है दुर्बलता। तीसरा जो आएगा वो आएगा अंडरवेट, कम वजन। ठीक है, वजन भी आपका कम होता है अगर आप कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि आपको अगर कुपोषण है तो यहाँ पे उम्र के हिसाब से कम वजन आपका होगा, यानी उम्र आपकी ज़्यादा होगी और वजन आपका उम्र के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अंडरवेट यानी कि कम वजन, और ये भी एक आपका आता है कैटेगरी में कुपोषण के। चौथा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने बोला ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं, विटामिन और खनिज देखते हैं। ये हमारा चौथा कैटेगरी है जब हमारा यहाँ पे कुपोषण की बात करते हैं तो। ठीक है, और पांचवा जो आएगा वो आएगा मोटापा। अब ये थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगेगी कि पोषण में आपको सर मोटापा आप कैसे बोल रहे हो, जब कोई पोषण की कमी है किसी को उसमें मोटापा कैसे आ सकता है, ओवरवेट कैसे हो सकता है, ओबेसिटी कैसे हो सकती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं पोषण नहीं मिलने की, तो अभी यहाँ पे हमें ये समझना है कि पोषण का मतलब होता है कंप्लीट पोषण, यानी जो कंप्लीट जितने तत्व हमने अभी देखे हैं ना, जितने भी हमने अभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, उन सबका सम्मिलित रूप से आपके शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट ही खाते जा रहे हैं, प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा है, वसा नहीं मिल रहा है या विटामिन नहीं मिल रहा है, तो आप अगर दिखने में बहुत हैवी हो गए हैं तो इसका मतलब ये है नहीं है कि आप पोषित हैं, कहीं ना कहीं आपको कुपोषण है। पोषण का मतलब होता है कंप्लीट, वो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका कंप्लीट जो भी एक डेटा है, आप कह सकते हैं जो डाइट प्लान है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए। अगर वो आपको मिल रहा है तब आप माने जाते हैं कि आपको अच्छा पोषण मिल रहा है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे कह सकते हैं कि आपको पोषण नहीं मिल रहा है। अब इस बात को मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास
कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत है खाने को लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से उसकी शरीर हैवी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। लेकिन क्या वो पोषण उसे मिला है अच्छे से? बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि उसके बॉडी में ना तो प्रोटीन है और ना ही मिनरल्स हैं और ना ही विटामिन्स हैं, तो उसको अनेकों तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ यहाँ पे, और वो है पेम। अगर आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं पेम, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब ये बीमारी ये कहती है कि अगर ये जो बीमारी है इसमें बेसिकली दो तरह की बीमारी आती हैं। किसी के अंदर अगर प्रोटीन की कमी है या एनर्जी का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से है, या कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो उन कमी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम पेम बोलते हैं। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसका पूरा पूरा नाम याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दो बीमारियों के नाम भी बता देता हूँ। बेसिकली पेम से बेसिकली जो दो बीमारियाँ होंगी वो होगा मैरास्मस और एक क्वाशियोरकर बीमारी होती है, क्वाशियोरकर। ये दोनों ही बीमारी पेम डिजीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अभी तो मोटापा आ सकता है, आप कुपोषण के शिकार होंगे तब भी आपको मोटापा आ सकता है, ये बात आपने देख ली। क्योंकि अगर आपको आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जा रहा है ना, तो आपकी शरीर तो थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो पेट आपका निकल आएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ आपको और बात समझनी होगी कि मोटापा कुपोषण की वजह से एक तरीके से और आ सकता है कि आप जब खाना नहीं खा रहे होते हैं या आपको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा होता है ना, तो आपका लीवर जो होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। लीवर में सूजन आ जाती है, इस सूजन की वजह से भी कभी कभी पेट बाहर आ जाता है, उसको हम मोटापा की कैटेगरी में डालने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम जो कहते हैं बायोलॉजिकली या मेडिकली जो कंडीशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीवर में सूजन। तो ये लीवर में सूजन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, लीवर में सूजन यानी कि स्वेलिंग, ठीक है। और इसको एक वर्ड याद आप रखिएगा मेडिकली, इसको हम ओडीमा बोलते हैं। ओडीमा की कंडीशन में भी आपका मोटापा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो बीमारियां आपको याद रखना है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर, जो कि पेम की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ से आपको मोटापा देखने को बेसिकली मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने न्यूट्रिशन को समझ लिया और न्यूट्रिशन के बाद हमने देखा कि उसकी कैटेगरी क्या क्या है, तो अभी हमें ये देखना है कि भारत में कुपोषण के आंकड़े क्या हैं। क्योंकि हमें पहले इनकी स्थिति को समझना है, स्टेटस को समझना है, उसके बाद हम इनके निदान के लिए इसके उपचार में क्या कर रहे हैं हम उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आंकड़ों पर अगर हम जाते हैं तो ये आपके पास आंकड़े हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इंडेक्स आपने देखा होगा कई बार कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बट ये जो यहाँ पे आपने देखा हुआ है इंडेक्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे भारत में कुल पोषण के आंकड़े आपको ये जो दिया हुआ है ये 2023 का दिया हुआ है। भारत में 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा था, जो कि आपको इस बार ये काम का है या नहीं है मैं आपको 2025 का बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा करंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, ये जो 2025 में जो कंडीशन है भारत की वो भी इस वक्त देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जब हमने देखा 2025 में भारत की अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है 123 देशों में 123 देशों में भारत 102 मतलब 102 रैंक इसकी आई हुई है, ठीक है। और अगर इसके स्कोर की हम बात करते हैं स्कोर की, तो 25.3 इसका स्कोर रहा। ये स्कोर असल में बताता ये है कि भारत कुपोषण के मामले में गंभीर श्रेणी में आता है, गंभीर श्रेणी में आता है। और ये हमेशा से ही है,
जब से ये रिपोर्ट आ रही है तब से भारत गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है, क्योंकि भारत की स्थिति कभी भी 100 के बाद ही रही है रैंक में, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन भारत की थोड़ी सी खराब रही है। कुपोषण के मामले में भारत अब भी बहुत पीछे चल रहा है, इसीलिए हमारे समाज में ये बहुत बड़ी समस्या एक बनी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है हमारे पास रिपोर्ट है 2025 की, ये करंट है और ये लेटेस्ट है जिसको आपको याद रखना है। ये 2023 तो पुराना है, हालांकि आजकल एग्ज़ाम में वो करंट में भी 1-2 साल पुराना पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर 2023 हमने देख लिया है, 2025 देख लिया है, तो क्यों ना हम 2024 भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2024 का भी डेटा लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद करंट में अगर वो 2-3 साल पुराने भी जाए ना तो आपको या पता रहे बेसिकली। तो GHI जो है 2024 में भारत के ही परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे इस चीज़ को कि भारत उस टाइम, भारत की अगर हम बात करें तो उस समय 2024 में इन्होंने लगभग 127 देशों को रखा था, 127 देशों को रखा था, और उसमें भारत की जो रैंक आई थी वो 105 आई थी। ठीक है, भारत की रैंक 105 आई थी। तो ये भी उस टाइम पे भी ये क्रिटिकल कंडीशन में ही थे, यानी कि गंभीर श्रेणी में ही थे। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये 2025 का डेटा है आपके पास और ये 2024 का डेटा है, और साथ में यहाँ पे 2023 का मैंने दे दिया है। तो मैंने आपको 3 साल का पूरा एक डेटा बता दिया है यहाँ पे कुपोषण को लेकर, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिपोर्ट और आई है जिसे हम बोलते हैं NFHS, जिसका हमने पिछले लेक्चर में जिक्र भी किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें भी कुछ कुपोषण के बेसिकली हमने देखे कि डेटा दिए हुए हैं, जिनमें स्टंटिंग यानी बौनापन देखा हमने कि बच्चों में लगभग 35.5% बच्चे ऐसे हैं जिनमें हाइट उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती है, और दुर्बलता हमने देखी लगभग 19.3% बच्चों में। ये हम बात कर रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, जिसकी 5th रिपोर्ट हमने इससे पिछले लेक्चर्स में शायद देखी भी थी डिटेल में। फिर इसके अलावा कम वजन वाले जो बच्चों की प्रतिशत है वो है 32.1%, और इसके अलावा एनीमिया यानी कि महिलाओं में जो रक्त अल्पता की सब कमी है, ये हमने देखा था कि 57% के आसपास जो महिलाएं हैं उनमें ये कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट याद रखनी है आपको। और लास्ट में एक रिपोर्ट आई है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, FAO का मतलब क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जब हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि लगभग भारत में 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भारत के हिसाब से, भारत के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो ये हमारे लिए गंभीर समस्या। इसीलिए हमने देखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम हमेशा ही पीछे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे। अब देखिए हमने कुपोषण को समझा क्या होता है, कुपोषण की श्रेणियों को देख लिया, और कुपोषण के उस डेटा को भी देख लिया जो हमें बताता है कि हम एक गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं जो कि हमारे लिए कुपोषण है। अब क्योंकि हमें जब पता चल गया है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये एक समस्या है, तो क्यों नहीं हम उसको दूर करें, और उस दूर करने के लिए हमारे पास कुछ सरकारी योजनाएं हैं या उपाय हैं, और वो क्या क्या हैं वो उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो योजनाओं से उनका ध्यान आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, और योजनाओं से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिए योजनाएं काफ़ी डिटेल में लेकर आया हूँ, ताकि आपको कुपोषण से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उनको भी आप देख सकें। भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। योजना का नाम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली जो योजना आती है वो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये योजना असल में 1775 में लाई गई थी, और ये योजना बेसिकली छोटे बच्चे यानी कि जो खासतौर पे जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं ना वो, और जो महिलाएं हैं जो अभी अभी जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, या जो स्तनपान कराती महिलाएं हैं, उनको लक्ष्य ग्रुप में रखा गया था और उनके लिए ही ये योजना लाई गई थी। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे वो लिखा भी है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों और माताओं के लिए पूरक पोषण और टीकाकरण के लिए ये योजना लाई गई। इस योजना को अभी हम डिटेल में करेंगे, इसीलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं।
हम केवल और केवल अभी हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कुपोषण से संबंधित चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आपने नाम सुना होगा, ये मिशन काफ़ी हद तक काफ़ी फेमस है। और इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। अब स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं? स्वास्थ्य असल में ख़राब ही क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो समाज में कुपोषण फैला हुआ है, कुपोषण की वजह से स्वास्थ्य खराब है। तो अगर हमें स्वास्थ्य को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले कुपोषण को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए ये योजना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कुपोषण को ही टारगेट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। ये स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेसिकली सुधारने के लिए और साथ साथ में उनके शिक्षा को सुधारने के लिए ये योजना लाई गई। ये लगभग 1995 में ये योजना लाई गई थी, जिसमें बच्चों को कोशिश की गई कि पोषण के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा से भी जोड़ा जाए, ताकि बच्चा जब भी स्कूल आएगा उसको भोजन के साथ साथ कुछ शिक्षा भी ग्रहण करने को मिले। तो ये योजना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी योजना अभी हम आगे डिटेल में ही करने वाले हैं, बस मैं केवल आपको ये नाम दिखा रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या योजनाएं करने वाले हैं। ठीक है, और ये कुपोषण से संबंधित है। इसके अलावा लास्ट ये जो है हमारे पास पोषण अभियान, ये बौनेपन और एनीमिया की जो हमारी समस्या है ना उसको दूर करने के लिए ये योजना लाई गई, जिसे हम बोलते हैं पोषण अभियान। ठीक है, और लास्ट में एक हमारे पास योजना जिसे हम बोलते हैं पीएम मातृ वंदना योजना। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो महिलाएं हैं, जो बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये योजना लाई गई, और ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलकर हम एक एक करके ये सारी ही योजनाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी योजना थी वो थी ICDS। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है। दूसरी जो बात है आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये कब लॉन्च की गई, ये योजना कब से स्टार्ट की गई है? तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1975। और ये आपको बात मैंने पहले ही बता दी है कि ये योजना लगभग 1975 में स्टार्ट की गई थी। इसके अगर आप जाएंगे ना, ये एक बहुत प्रमुख योजना है। और यहाँ पे आप देखिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, साथ साथ में गर्भवती जो महिलाएं हैं, ठीक है, और जो स्तनपान करा रही हैं, वो उन माताओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों पर फोकस किया गया है इस योजना के द्वारा। पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य सुधरेगा, और जब स्वास्थ्य सुधरेगा तो बच्चा या जो भी वो छोटा बच्चा है वो शिक्षा के लिए जागरूक होगा, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा और जब आप हेल्दी होंगे तभी आप कुछ तीसरी चीज़ कर पाते हैं। अगर आपका पेट खाली हो, आप हेल्दी ना हो, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो बच्चों को पहले हमने पोषण दिया, पोषण से उनका स्वास्थ्य सुधरा, और जब स्वास्थ्य सुधरेगा तो वो स्कूल आएगा और वो बाकायदा अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करेगा। असल में इसी चीज़ को एक साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने ये योजना लेकर आए, जिसमें हमने स्वास्थ्य को, पोषण को और शिक्षा को एक साथ कंबाइनली देखते हुए इनको मर्ज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि यह योजना आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं उनके माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें कुपोषण, बाल मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए काम करती हैं। तो ये बातें हमने ऑलरेडी देख ली है कि इनका बेसिकली लक्ष्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस योजना के बारे में और चीज़ें देखते हैं। इनका गोल क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। योजनाओं के उद्देश्य कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि बेसिकली इनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य है वो हमने देखा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर उन्हें पोषण नहीं देंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, और जब स्वास्थ्य खराब होगा तो जो बाल मृत्यु दर है वो बढ़ेगी, और हमें बाल मृत्यु दर को कंट्रोल करना है। तो इनडायरेक्टली हम घूम फिर कर काम वही कर रहे हैं, पर हम उसका नाम अलग तरीके से दे रहे हैं। कभी हम उसको कुपोषण से संबंधित कर रहे हैं, कभी हम उसे स्वास्थ्य से संबंधित कर रहे हैं। तो चीज़ों को जोड़ने का एक तरीका है अपना। ठीक है, दूसरा जो हमारा उद्देश्य है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। अब आपको भी पता है कि अगर बच्चा पोषित होगा, स्वस्थ होगा तो उसका माइंड यानी ब्रेन भी डेवलप होगा, अच्छे से ब्रेन डेवलप होगा तो उसका जो मनोवैज्ञानिक जो विचार है वो डेवलप होगा, साथ साथ में उसका जो सामाजिक बिहेवियर होगा वो भी डेवलप होगा। आप कह सकते हैं ना, जो सामाजिक व्यवहार होगा उसका वो कहीं ना कहीं ठीक होगा। तो और शारीरिक रूप से भी वो ठीक होगा ही होगा, फिजिकली वो फिट होगा।
ठीक है। टाइम टू टाइम उसकी जो एक्टिविटी होगी काफ़ी अच्छी होगी, खेलेगा टाइम पे अपने सारे काम करेगा, इस वजह से उसका सारा का सारा ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। बाल मृत्यु दर, जाहिर सी बात है, हमने बोला ना, यहाँ से पोषण अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाल मृत्यु दर भी घटेगा, तो ये हमारा लक्ष्य रखा गया। और रोग प्रवृत्ति, स्वस्थ जब हो रहा है तो उसकी रोग प्रवृत्ति घटेगी, और कुपोषण को कम करना है, तो यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमने टारगेट बनाया हुआ है कि हम इन चीज़ों को सुधार कर सकें, जो भी हमारे लिए पोषण की कमी से हो रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए विभिन्न विभागों, ठीक है, विभिन्न विभागों के बीच नीतिगत तालमेल स्थापित करना है। अब आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्या केवल ये काम एक विभाग कर सकता है? नहीं, जहाँ पे शिक्षा भी आ रही है, जहाँ पे स्वास्थ्य भी आ रहा है, जहाँ पे पोषण भी आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सामाजिक व्यवहार की भी बात कर रहे हैं, ये केवल एक ही विभाग के बस का नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे विभाग एक साथ मिलते हैं, एकजुट होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए अपना ये योजनाएं रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबका समन्वय, सामंजस्य एक साथ यहाँ पे काम आता है इन योजनाओं को चलाने के लिए। सारे ही मंत्रालय एक साथ कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। आईसीडीएस के तहत 6 प्रमुख सेवाएं हैं। असल में यहाँ पे 6 प्रमुख सेवाएं दी जाती हैं। वो जो सेवाएं हैं कौन कौन सी हैं? पूरक पोषण सबसे पहली सेवा है। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है यहाँ पे, पूरक पोषण का बेसिक मतलब क्या है? पूरक का मतलब होता है जो हम सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि कोई परिवार है जिसके पास खाने को प्रॉपर भोजन नहीं, वो 2 टाइम का भोजन भी नहीं निर्वाह कर पा रहा है, वो उसकी आय बहुत कम है या ये बहुत गरीब है, तो सरकार उसकी आय में वो जो खा रहा है वो खा रहा है, सरकार क्या करती है, उसे बाहर से सरकार अपने खर्चे से उनको भोजन यानी उनको पोषण देने की कोशिश करते हैं, और उसी पोषण को हम पूरक पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिनकी आय कम है, ठीक है, कम आय वाले परिवार को सरकारी खर्चे से पोषण देना, से पोषण, इसीलिए इसको हम पूरक पोषण बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो परिवार खुद नहीं लेकर आ रही है पोषण, ये सर में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री पोषण हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये उसका पहला हमने देखा कि प्रमुख सेवाओं में पहला सेवा ये रही। दूसरी बात हो रही है प्री स्कूल की, यानी अनौपचारिक जो शिक्षा होती है बच्चों की। देखिए, बच्चे का जो स्कूल जाने का जो एज माना जाता है, वो हमने साइंटिफिकली देखा हुआ है कि वो 4 से 5 वर्ष के बाद का होता है, या 5 वर्ष के बाद का, या 6 वर्ष के बाद का होता है, ठीक है। अभी क्योंकि बच्चा अभी 2 साल 3 साल का है, तो हमें उसे पोषण तो दे ही रहे हैं, क्यों ना हम उसे स्कूल में जाने के लिए भी तैयार करें। उसके लिए हम उसे प्री स्कूल की जो कुछ शिक्षाएं होती हैं ना, जिसे हम आजकल देखिए प्ले स्कूल्स होते हैं, आपने देखा होगा आसपास आपके प्ले स्कूल्स होंगे, तो वो प्ले स्कूल्स क्या करते हैं, बच्चों को खेल खेल में ही चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, खेल खेल में ही कुछ ABCD या कुछ उनकी जो काम की जो चीज़ें हैं, अकाउंटिंग वगैरह, ये सब सिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्री स्कूलिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेवाएं देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है इस योजना के द्वारा। तो मैं यहाँ पे बात को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो नर्सरी आप कह सकते हो ना, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, प्ले स्कूल्स। लेकिन अभी एक बात आपको याद रखना है कि प्ले स्कूल्स बेसिकली प्राइवेट संस्था ही चला रहे होते हैं, और सरकार के द्वारा भी कोई ऐसे प्ले स्कूल्स नहीं रन किए जाते हैं। बस हमें यहाँ पे असल में स्कूल नहीं होते हैं, यहाँ पे जो आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ताएं होती हैं या जो आशा वर्कर्स होती हैं, वही जा जाकर घर घर पे इन बच्चों को शिक्षा के लिए ट्रेन कर रही होती हैं, या फिर उनको एक सामाजिक ज्ञान देने की कोशिश कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आशा वर्कर्स के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर या फिर उनके घर जाकर, ठीक है, ये सारी की सारी सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए तीसरा बात करते हैं पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो जाहिर सी बात है, पोषण तो दे ही रहे हैं, और साथ साथ पोषण जब देंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ही होगा, सुधरेगा, और जब स्वास्थ्य सुधरेगा तो यहाँ पे शिक्षा भी बेहतर होगी ही होगी। हाँ, टीकाकरण की बात करते हैं। चौथी जो सुविधा है ये टीकाकरण की है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर पोषण दे भी रहे हो तब भी आपको कहीं ना कहीं बीमारियां होने का डर होता है। बीमारियां होने का डर इसलिए है क्योंकि
हमारे एनवायरनमेंट में बहुत से छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को बीमार कर सकते हैं। तो उसको अच्छा पोषण तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया उसके बावजूद, तब हम हमारे लिए वो और अलग समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पोषण के साथ साथ उसको टीकाकरण भी करें, उसको इम्यून भी करें, उसके जो अंदर जो आप कह सकते हैं जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बढ़ा कर रखें, और जिसके लिए हमें उसको इम्यून करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण। तो जैसे कुछ शुरू में जो कुछ बीमारियां बच्चों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, हम उसके ही टीके बच्चों को बेसिकली लगा रहे होते हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिनके लिए हमें टीका दे रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डिप्थीरिया एक बीमारी है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, ये जो पर्टूसिस है इसी को हम काली खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी। इसके अलावा पोलियो, टिटनेस, टिटनेस आदि, ये जो बीमारियां हैं इनके लिए बेसिकली इम्यूनिटी दी जाती है, और इसीलिए इसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इनके लिए टीका दिया जाता है, इसलिए इसको हम टीकाकरण बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी चौथी सुविधा है इस योजना के अंतर्गत। पांचवी बात करते हैं स्वास्थ्य जांच की। यहाँ पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को देखने के लिए समय समय पर उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जैसे उनके वजन को नापा जाता है, उनकी ग्रोथ को नापा जाता है कि उनकी ग्रोथ समय के साथ साथ कितनी हो रही है, उनके वजन के साथ साथ उनकी हाइट को मेज़र किया जाता है। क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे लिए जो कुपोषण की कैटेगरीज हैं उसमें क्या है, उनका वजन, उनकी हाइट, ठीक है, कहीं उनमें बौनापन तो नहीं है, और उसके साथ साथ उनमें कह सकते हैं बेसिकली कि उनका दुबला पतलापन, ऐसा ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेज़र कर रहे होते हैं। तो स्वास्थ्य जांच में ये हो गई, ये तो लेकिन बच्चों के लिए हो गई बातें। यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो गर्भ से उनके प्रसव से पहले की जो जांच होती है उनको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं, और प्रसव के बाद भी जो जांचें होती हैं उसके भी अंतर्गत यहाँ पे इनको ये सुविधा दे रहे होते हैं। तो ये बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के वजन, लंबाई आदि की जांच, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पहले तथा प्रसव के बाद की जांच यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है, ध्यान देना है। अभी जो आखिरी हमारे पास जो सुविधा है वो है रेफरल सेवाएं। आपने देखा होगा ये असल में ये रिफर से संबंधित है। रेफरल का मतलब होता है रिफर्ड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, तो कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाइए। वो रिफ़र कर देता है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसी को हम बोलते हैं रिफर्ड सेवाएं। तो जैसे कोई महिला है या कोई बच्चा है जिसको जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कुपोषण के शिकार है, वो बहुत ज़्यादा कुपोषित है, उसको डॉक्टर अपने पास, क्योंकि अभी ये बच्चा कहाँ पे है, किसी गांव में है या किसी ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, और कह सकते हैं कि आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जहाँ पे स्वास्थ्य की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको हम रिफ़र करते हैं इसी योजना के थ्रू, और वहाँ पे जब वो रिफ़र होते हैं ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इसी योजना के थ्रू कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको सहायता मिल जाती है और वो इलाज हो पाता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएँ इस योजना के अंतर्गत हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य समूह की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से या किन किन लोगों को रखा गया है, किन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले ये बात तो आपको पता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। ये बात हमने कई बार देख ली है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं जो कि अभी किसी बच्चे को जन्म दिया हो और बच्चे को दूध पिला रही हों, उन महिलाओं को भी हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है।
साथ में किशोरियाँ 11 से जो 14 वर्ष की जो किशोरियाँ होती हैं, यानी जो लड़कियाँ होती हैं, इनको भी हमने यहाँ पे टारगेट ग्रुप में रखा हुआ है। समस्या ये है कि जो 11 से 14 वर्ष की जो एज होती है लड़कियों के लिए, ये इनकी वयस्क होने वाली एज होती है, प्यूबर्टी वाली कंडीशन होती है, जिसमें इनको न्यूट्रिशन की, क्योंकि यहाँ हार्मोनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। यहाँ पे हार्मोन बैलेंस, जो बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस बनाने की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से आती है। यहाँ पे हार्मोन में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने इनको भी यहाँ पे टारगेट ग्रुप में रखा हुआ है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू जो आगे जो 17 या 18 या 19-20 साल की लड़कियाँ हैं उनमें, क्योंकि जो प्यूबर्टी की जो केस होती है वो उसमें ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो उतने ड्रास्टिकली नहीं होते। बट यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत इनको ज़्यादा होती है, इसलिए बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि इनको भी हमने यहाँ पे इस ग्रुप में शामिल किया हुआ है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये एक लाइन आपको याद रखनी है कि किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है ये योजना, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी एक एक करके हम ये सारे के सारे जितने भी योजनाएं हैं ना कुपोषण संबंधित, वो हम लोग कर तो रहे हैं, पर आपको याद एक बात ये रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न इसी पीडीएफ से आएँ। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाने की बात करता हूँ तो हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से हर चीज़ नहीं ला के डाल सकते हैं, और जो हमें ज़रूरी लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है, हम वो लेकर आते हैं आपके लिए। आपको ये बात समझनी होगी कि मैं और जितने भी शिक्षक होते हैं, हम आपके बेहतर के लिए ही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाएं। पर मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी एग्ज़ाम जब हम देंगे तो इस पीडीएफ के अलावा आपको केवल और केवल एमसीक्यूज़ ही लगाने हैं उन टॉपिक्स पर जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो एमसीक्यूज़ और साथ में ये पीडीएफ। जिस दिन आप इतना काम कर लेंगे उतना आपके लिए इनफ होगा, और वहाँ से आपके लिए मैक्सिमम, आप जो भी लोग क्लास ले रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है कि सिलेक्शन की बात हो सकती है। क्योंकि जब आप ये पीडीएफ के साथ साथ जब एमसीक्यूज़ लगाएंगे, और कोशिश आपको ये करना है कि एमसीक्यूज़ आपको बहुत लगाने, आप इतने एमसीक्यूज़ लगाइए कि आपको इससे किसी भी टॉपिक के जो डायमेंशंस होते हैं ना, वो आयाम जो होते हैं, हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने के अपने एक आयाम होते हैं, उन आयामों को समझते हुए जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और वहाँ से कुछ नए नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कुछ नए नए नॉलेज आपको गेन होगी, और उन नॉलेज को अपने इन्हीं पीडीएफ के साइड में कहीं पे भी जगह होगी, या कहीं पीछे जो ब्लैंक स्पॉट होगा या ब्लैंक पेज होगा, उस पर उन पीडीएफ को लिख के साथ साथ में उन पॉइंट्स को भी याद करना है, और साथ साथ में इन पीडीएफ्स को भी याद करते चलना है, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है कि आप कंप्लीटली इन पीडीएफ पे रिलाई नहीं कर जाना है, आपको एमसीक्यूज़ पे ध्यान देना है, जिसके लिए हम लोग अलग से सेशंस लेकर आएंगे, एमसीक्यूज़ भी आपको कराए जाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको ध्यान ये देना है कि दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है वो है हमारी मिड डे मील की, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, आपको याद रखना है। और ये आई कब है, याद रखिए 1995 में ये योजना लाई गई थी। इसमें आपको पता है, देखिए ये योजनाएं लगभग सभी को पता है कि इन योजनाओं में क्या किया जाता है। इनमें जो छोटे जो क्लास 8 तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बेसिकली पका हुआ भोजन उनके ही स्कूल में प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो स्कूल में भी आए, शिक्षा को भी ग्रहण करें, और साथ साथ में उनका पोषण का स्तर जो है वो भी सुधर सके। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे बेसिकली उनकी जो डेली डाइट होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, उसको मेंटेन करती है इस योजना के द्वारा। अब इस योजना में जो खास बात ये है कि विद्यालय में नामांकित 8 तक के बच्चे अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हम बेसिकली पका हुआ भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। और एक बात और याद रखनी है आपको कि वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दी गई है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नाम चेंज वाली बात है, तो ये हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये बातें कुछ थी जो याद रखनी थी, और 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के छात्र भी शामिल किए। एक चीज़ और है, जब इन्होंने 2021 में इसका नाम याद किया, तो
तो इन्होंने देखो बाल वाटिका जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं ना प्ले स्कूल जो होते हैं, उनमें जो एज होती है ना 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे, इनको भी शामिल कर लिया गया है। और पहले क्या थे, पहले ये योजना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। बाद में 2021 में इनमें 3 से 5 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं ना, उनको भी शामिल कर लिया गया है। उनको भी स्कूलों में बुलाकर आप कह सकते हैं कि जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड किया जाता है और साथ साथ में शिक्षा देने की बात कही जाती है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो पर्पस ही इतनी देर से हम उद्देश्य पर्पस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे भूख और कुपोषण समाप्त करना ही हमारा बेसिकली उद्देश्य है। साथ साथ में स्कूल में नामांकन बढ़ेगा, क्योंकि जब वो पोषित होंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्कूल आएंगे तो स्कूल में होगा, उपस्थिति वृद्धि होगी, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार होगा। ठीक है, इन बातों को अभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसको अभी रहने देते हैं। विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, ये जो रोजगार वाली बात है ना, वो भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं पोषण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पोषण की बात कर रहे हैं, अभी रोजगार का तो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पोषण प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे लिए जो था ये हमारा मिड डे मील का था। नेक्स्ट जो हमारे पास योजना आती है वो हमारी आती है पोषण अभियान की। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी शुरुआत हुई है 8 मार्च 2018 को, और ये कहाँ से हुई है, ये राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से शुरू की गई है। एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस यानी ये ऐसे योजनाओं से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और आज अभी भी आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यही योजनाएं ही हैं जो बताती हैं कि आप जब किसी गवर्नमेंट क्या कहते हैं ऑफिसर के पोस्ट पे जाएंगे तो आपको इन्हीं योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो इन्हीं योजनाओं को रन करेंगे। और जब सबसे बड़ी बात है, जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, इनका बेसिक काम यही होता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी बीमारी जितनी भी योजनाएँ हैं उनको ही बेसिकली ज़मीनी स्तर पे चेक करना होता है, ज़मीनी स्तर पे जांच करनी होती है कि ये योजनाएं सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो ज़रूरतमंदों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण, एनीमिया और स्टंटिंग को कम करना, ये उनका उद्देश्य है। और इसके लिए इसका एक दूसरा मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया था। ठीक है, पुनर्गठित करने के लिए, यानी कि इस योजना को और अच्छा बेहतर बनाकर 2.0 या 2.0 के इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपडेट करके इस वर्जन को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट की है बेसिकली ये बातें, बाकी सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। पोषण अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पे लक्ष्य क्या है, प्रतिवर्ष स्टंटिंग और ये जो कुपोषण है ना उसमें 2% की क्या करनी है, कमी करनी है, ये इनका लक्ष्य है। और इसके अलावा इन्होंने लक्ष्य समूह में किसको किसको रखा है, तो बच्चों को रखा है जो कि 0 से 6 वर्ष के हैं, गर्भवती महिलाओं को रखा है, साथ साथ में वो महिलाएं भी हैं जो स्तनपान करा रही हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, कराने वाली माताएं हैं, और साथ साथ में किशोर लड़कियां हैं, जो हमने देखा ना अभी कि 11 से जो 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको भी यहाँ पे लक्ष्य समूह में रखा गया, यानी कि इन लोगों के लिए ही ये योजना बेसिकली चलाई जा रही है। ठीक, फोकस क्या है, जीवन के पहले 1000 जो दिन है ना, ये एक्चुअली गलत दिखा है यहाँ पे, दिन 1000 दिनों पर विशेष जोर देने की बात कही गई है, क्योंकि जो शुरू के 1000 दिन होंगे, यानी कि जो 2.5 से 3 साल, 3 से 4 साल के बीच का जो समय है, वही है जो निर्धारित करता है कि आगे का पोषण कैसा रहने वाला है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए पोषण में गुणवत्ता की बात कही गई है, और जो पारंपरिक आहार है ना उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। पारंपरिक आहार का मतलब होता है जो पोषण के स्तर पे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जैसे हम दाल खा रहे हैं, हम बाजरा खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, ऐसी जो चीज़ें खाते हैं जिनमें पोषण यानी प्रोटीन का लेवल काफ़ी हाई है, दूध पीना, ये हमारे पारंपरिक आहारों में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पे। और साथ साथ में इस पूरे योजना को ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसमें हम जो भी जिनको भी हम सुविधाएं दे रहे हैं उन तक वो सुविधा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इन योजनाओं को ट्रैक करने के लिए ये ऐप बेसिकली इस योजना के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे सितंबर, हर साल के सितंबर और अप्रैल के माह में, जो कि ये माह चल रहा है, इसमें हम पोषण पखवाड़ा स्टार्ट, मतलब ये जो योजना है ये चला रहे होते हैं। 9 से 23 अप्रैल में ये योजना 2026 में आपने देखा कि चली, और यहाँ पे इसमें हमने बेसिकली अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई पोषण को लेके, ठीक है, लोगों के बीच में। तो इसीलिए हम इसको एक जन आंदोलन के तरह कंसीडर कर सकते हैं।
क्रियान्वयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो इसको रन कर रहा होता है। ये अभियान अभी यानी योजना लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी चलाया जा रहा है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी। 2021 और 22 में पोषण अभियान को मिशन पोषण 2.0 में एकीकृत किया गया, जिसका लक्ष्य देश को कुपोषण मुक्त बनाना है। ठीक है, तो ये जो मिशन पोषण था 2.0, इसमें इस योजना को मर्ज कर दिया गया पोषण अभियान को, और उसका भी उद्देश्य क्या रखा गया, कुपोषण मुक्त भारत बनाना। ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने देखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। हमें लगता है कि अभी तो हाल फिलहाल आने वाले 10, 15, 20 सालों में तो ये नहीं होने वाला है। पर ठीक है, योजनाएं चल रही हैं, काम हो रहा है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना जो है ये आपकी ये भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2017 से संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकल कह सकते हैं कि सपोर्ट देने की बात कहते हैं। और यहाँ पे कितना, लगभग 5,000 रुपये पहले डिलीवरी के टाइम पे उनको दिए जाते हैं, और साथ में दूसरी डिलीवरी में अगर कोई बेटी पैदा होती है तो उसमें हम उनको 6,000 रुपये देने की बात करते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं ना कि 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा दे रहे होते हैं। 5,000 रुपये भी ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, एक साथ नहीं दिए जाते हैं। उसमें पहले, दूसरी और तीसरी ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। वो अलग अलग कंडीशंस पे दिए जाते हैं, वो कंडीशंस अभी हम आगे देख लेंगे कि किन पे दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को, ये बात हम कह रहे हैं पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए, ठीक है, उनको पोषण और स्वास्थ्य के लिए 5,000 की बात कहते हैं। आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में दे दी जाती है। ठीक है, और दूसरी संतान, अगर दूसरी बार कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, और उसकी जो संतान है वो बेटी पैदा होती है, तो उसको 5,000 की जगह पे 6,000 रुपये दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये बेटियों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर बेटी हो रही है तो जैसे लोग बेटियों की हत्या कर देते हैं, तो यहाँ पे इन्फेंटिसाइड जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए उनको 1,000 रुपये बढ़ाकर ये चीज़ें दी जा रही होती हैं। तो ये जो योजना है अपने आप में काफ़ी अच्छी योजना मानी जा सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो एक अलग तरह का सपोर्ट दिया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट फिर भी ठीक है, योजना चलाई गई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को थोड़ा बहुत लाभ तो मिल ही रहा होगा। उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं की वेतन एक्चुअली ये वेतन हानि की भरपाई और पोषण में सुधार। अब आप ये कहोगे गर्भवती महिलाओं की वेतन हानि का मतलब क्या है। वेतन हानि का मतलब ये होता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम करती हैं, तो जब वो गर्भवती होती हैं तो वो अपने काम से छुट्टी ले लेती हैं या उन्हें काम छोड़ना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका वेतन रुक जाता है। और जब वेतन रुक जाता है तो उसी वेतन की भरपाई के लिए ये योजना असल में लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें उनको पहले संतान पर 5,000 रुपये, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और इसमें जो पहली किस्त आती है वो 1,000 रुपये की आती है गर्भवती होने के समय पे, और उसके लिए उसके बाद जो उसका जो यहाँ पे 5,000 फॉर द फर्स्ट। और पात्रता कौन है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो इसकी पात्रता होती है। बस कंडीशन यही है कि वो जो गर्भवती महिला है वो किसी भी केंद्र या फिर राज्य सरकार में कार्यरत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई नियमित कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नियमित कर्मचारी है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये योजना उसके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं के पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि जिनके पास नहीं है ये नौकरियां उनको होंगी। तो इसलिए इस पूरी की पूरी जो योजना है उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आवेदन और आधिकारिक। तो ये आवेदन वाली बातें आप चाहो तो याद रखो या नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप एक मोबाइल ऐप के द्वारा भी यहाँ पे आवेदन कर सकती है कोई महिला। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे जो है वो ये है कि इसका किस्त का जो वितरण होता है 1,000 रुपये पहला, इसकी पहली जिसकी किस्त 1,000 जाती है। कब आती है, जब गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर। अगर आपको ये सुविधा लेनी है तो आपको गर्भावस्था की एक पंजीकरण करानी पड़ती है। जब आप पंजीकरण कराओगे तो आपको 1,000 रुपये आपके अकाउंट में सीधा आ जाता है। पर उसके बाद दूसरी जो किस्त आती है, उसकी सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट आती है वो 6 महीने बाद आती है, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच की। और इसमें आपको प्रसव के पहले जो एक जाँच होती है ना, प्रसव से पहले जो कुछ जाँचें होती हैं, वो जाँच जब होती है उसके बाद ये 2,000 रुपये की किस्त आपको दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद जो तीसरी किस्त आती है वो बच्चे के जन्म का पंजीकरण, यानी बच्चे का जब जन्म हो जाता है और बच्चे का पंजीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसके और उनको पहले जो टीके लग जाते हैं, पहले टीके जो पहले हफ्ते में लगाए जाते हैं या 10 से 15 दिन के बीच में लगाए जाते हैं उसके जन्म के बाद, उन टीकों के लगने के बाद, यानी कि जो BCG का टीका है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं OPV, यानी कि जो पोलियो का वैक्सीन है, ये DPT यानी डिप्थीरिया है आपका, हेपेटाइटिस बी, ये जो सारे के सारे टीके हैं ये लगभग 10 से 15-20 दिन के अंदर लगा दिए जाते हैं नए नए जन्म हुए बच्चे को। जब ये टीके सारे लग जाते हैं और बच्चे का जन्म हो जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब जाकर ये तीसरी किस्त उनको भेजी जाती है उनके डायरेक्ट अकाउंट में। तो इस तरह से ये 3 इंस्टॉलमेंट में ये पूरे के पूरे 5,000 भेजे जाते हैं। और यही सारी चीज़ें जब सेकंड कोई अगर गर्भवती होती है, कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके खाते में 6,000 रुपये, अगर महिला हो, अगर कोई बेटी पैदा होती है तो 6,000 रुपये, और अगर कोई लड़का हुआ तो बेसिकली 5,000 रुपये वहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस खास बात थी इस पूरे योजना की। तो चलिए यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक था कुपोषण वो समाप्त होता है। हमें अब कुछ नहीं करना है, आप इस PDF को पढ़िएगा, इसके बाद इस पे जो इससे संबंधित जितने भी आपके MCQs होंगे ना, आप उनको सॉल्व करिएगा। MCQs सॉल्व करने के बाद जो कुछ आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, आप इन्हीं PDF में साइड में कहीं पे उनको नोट डाउन करते रहिएगा, और इन्हीं PDFs को बार बार रिवाइज़ करते रहना है जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम आते आते, अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप बहुत आराम से चीज़ों को तैयार कीजिए, बस रिवीजन पे हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन को छोड़ा तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में चीज़ें फिर याद नहीं रहेंगी और चीज़ें बहुत कम समय में चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपके पास बहुत से अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे बहुत से टॉपिक एक साथ बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। इसलिए PDF को पढ़ना है, MCQs लगाना है, क्विज़ेस सॉल्व करने हैं, तब जाके आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप लोग, और कहीं पे कोई अगर सुझाव हो तो वो भी दिया कीजिए। और आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम का जो आपका चैनल है उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब आप उसमें ग्रुप में ही आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके जो भी मैसेज होंगे वो देख लूँगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। हमने स्टार्ट